अरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली आज का ये जो वीडियो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो क्लास 8 में भी पढ़ रहे हैं और जो आपका 28 सितंबर को जो आपका मैथमेटिक्स का यानी गणित का जो आपका वीकली टेस्ट होगा उसका तैयारी करना चाहते हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए। इस वीडियो में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपका वीकली टेस्ट में आएगा, साथ ही साथ आपका अर्धवार्षिक एग्जाम और जो फाइनल एग्जाम है उसमें भी इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी सभी तरफ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोई ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो गौर से देखिएगा और समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं समझाने में कोई कमी नहीं करता हूँ, बस आपको है कि समझने में ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर जाकर सब्जेक्टिव कवर करेंगे, ठीक है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि एक टोकरी में सेब और केले का अनुपात 7:3 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला नंबर का ऑप्शन लिखा है कि टोकरी में 70% केला है, टोकरी में 70% सेब है। तीसरा नंबर का ऑप्शन लिखा है कि टोकरी में 10% केला है। डी नंबर लिखा है कि टोकरी में 30% सेब है। तो बताओ कौन सा सत्य है? तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन है तो सीधा सीधी आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है? देखिए आपके पास अनुपात में क्या लिखा हुआ है, 7:3। तो इसको सबसे पहले आप लोग समझो कि भाई साहब सेब के लिए क्या है और केला के लिए क्या है। तो देख लो, सेब और केला का अनुपात दिया हुआ है 7:3, यानी कि पहले सेब लिखा हुआ है और अनुपात में पहले 7 है। तो सेब के लिए क्या होगा, ये 7 होगा, और केला चूंकि बाद में तो अनुपात में बाद में 3 है, तो केला के लिए क्या होगा, 3 होगा। यानी कि सेब के लिए 7 है और केला के लिए 3 है। ये बात तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब समझो, अनुपात में आपको दिया हुआ है 7:3 और इन दोनों को जोड़ोगे तो देखोगे कि 10 आएगा। कभी भी आपको एक ऐसा दो अनुपात दिया हो कि जोड़ने पर 10 आए, जैसे 7 और 3 दे दे, या मान लो आपके पास 6:4 दे दे, या 4:6 दे दे, ये सभी को जोड़ने पर 10 आ रहा है। अगर ऐसा दे तो सीधा सीधा याद रखना, जैसे कि इस क्वेश्चन में 7:3 दिया हुआ है, तो ये जो 7 होगा ये इंडिकेट करेगा 70% को। और ये पता है कि 7 जो है वो सेब के लिए, यानी कि सेब कितना है, 70% है। और ये जो 3 इंडिकेट करेगा वो 30% को इंडिकेट करेगा, जो कि किसको इंडिकेट करता है, 3 केला को। यानी कि केला कितना है, 30% है। सेब आपका 70% और केला आपका 30%। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? 30% क्या सेब है? नहीं, 30% नहीं, 70% सेब है, यानी कि ये तो होगा नहीं। टोकरी में 10% का तो बात ही नहीं, यहाँ पे 70 और सिर्फ 30 का बात है। अच्छा, टोकरी में क्या 70% सेब है? हाँ, 70% सेब है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। चलो ये नंबर वाला भी देख लेते हैं। टोकरी में 70% केला है? नहीं, टोकरी में 30% केला है, तो यानी कि ये नंबर का भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है? तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज याद रख लीजिएगा, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है 88 आपका अनुपात मान लो 12 दिया हुआ है, तो फिर बताओ तो। और मान लो कि 88 केला के लिए है और ये जो 12 ये सेब के लिए, तो बता ना केला और सेब का यहाँ पे कितना परसेंट है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे 88 केला के लिए और आपके पास 12 सेब के लिए, तो देखो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। जब कभी भी जोड़ने पर 100 आए तो डायरेक्टली बता देना। यहाँ देख लो 88 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 88%, जो कि क्या लिए थे हम लोग, केला लिए थे 88 को। तो यानी केला यहाँ पे कितना, 88%, और सेब कितना यहाँ पे 12%, ठीक है ना? तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर 10 रहे तो आप लोग देख लीजिएगा, और अगर आपके पास क्या बोले अगर 100 में बन रहा है तो भी आप लोग देख लीजिएगा। अब आप लोग आई होप कि आप लोग स्टेप क्वेश्चन बना लोगे। देख लो, 75 पैसे का 2 रुपये के साथ अनुपात, यानी कि पहले 75 पैसे रखना है, नीचे में आपको 2 रुपये रखना है। तो ये लो आंसर हो गया 75:2। गलत बात, ऐसा आंसर मत करना, ऐसा हड़बड़ी में बना के मत आना, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में भी दिख रहा है। ये सी नहीं, यहाँ पे बी होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी में भी दिख रहा है, ठीक है? और बच्चा मार देगा, गलत हो जाएगा। नहीं, समझो मेरा बात। आपको अनुपात लेना है 75 पैसे का 2 रुपये के साथ। तो ऊपर में देखो पैसा है और नीचे में रुपए है, ठीक है? ऊपर में पैसा है और नीचे में आपका रुपए है। तो कभी भी दो अलग अलग क्वांटिटी का अनुपात नहीं लिया जा सकता। अगर आप लोग ऊपर में किलोमीटर रखोगे तो नीचे भी किलोमीटर रखना पड़ेगा। ऊपर में पैसा है तो नीचे भी पैसा रखना पड़ेगा। ऊपर में आपका रुपया है तो नीचे भी रुपया रखना पड़ेगा। ऊपर में डॉलर है तो नीचे भी डॉलर रखना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा। तो आपके पास क्या ऑप्शन है भाई साहब, क्या कर सकते हो आप लोग? क्योंकि ऊपर में पैसा है नीचे में रुपये, दोनों तो अलग अलग क्वांटिटी है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, हम लोग को बदलना आता है। या तो क्या कर दो, इस पैसे को रुपए में बदल दो, तो ऊपर नीचे दोनों रुपए में हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। या फिर नीचे को जो रुपए उसको पैसे में बदल दो, तो ऊपर नीचे पैसा हो जाएगा, आपका काम बदल जाएगा। तो आपको पता है कि ऊपर में जो 75 इसको रुपए में बदलना थोड़ा ज्यादा कठिन है। किसके मुताबिक? 2 को पैसे के बदलने के मुताबिक, क्योंकि पता है कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 2 रुपए में कितना पैसा होगा, 200 पैसा होगा। यानी कि आप लोग ऊपर में 75 का 75 पैसा रहने दो, उसका अनुपात लेना 2 रुपए से। 2 रुपए मतलब 200 पैसा के साथ। लो हो गया आपका। अब इसको काट छाट कर दो। पता है सबको कि 25 ये कितना होता है, 75 होता है, और जो 25 8 होता है वो 200 होता है, यानी कि 3:8 जहां पे दिख जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिखा है कि एक आयत की लंबाई जो दी हुई 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर दी हुई, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना। पहले लंबाई को लेना है फिर चौड़ाई को, यानी कि लंबाई को ऊपर में रखो जो कि 6 है, और चौड़ाई को बाद में रखो यानी कि हर में रखो, नीचे रखो जो कि 4 है। अब इन दोनों काट दो, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि ऊपर में 3 आया, नीचे में 4, यानी कि 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है कि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए, तो पके हुए आमों की संख्या क्या होगी? देखो मेरे बात, टोटल आम 50 है, उसमें से 40% आम पका हुआ है, तो वैसा बता कितना प्रतिशत आम पका हुआ है। तो अगर आपको 50 का 40% अगर आप लोग निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आम पका हुआ है। तो चलो निकालते हैं। तो 50 हो गया, उसका आपको 40% निकालना है, तो समझो मेरा बात, ठीक है। तो 50 का 40% कहाँ गया, यहाँ आ गया क्वेश्चन, देखो 50 का 40%, तो 50 का 50 हो गया, का मैंने गुना होता है तो का गुना का गुना लिख दो, और 40% का मतलब होता है 40/100, ठीक है। अब 1 0 1 0 यहाँ गया, 1 0 1 0 यहाँ गया, यानी कि 5 चौके 20, यानी कि 20 ऐसे आम है जो पके हुए हैं, जो कि आपके पास डी ऑप्शन में दिख रहा होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 2500 रुपए की घड़ी पर 10% बटा घोषित है, तो बटे की राशि क्या होगी? बोले सर ये बटा क्या है, ये बाटा वाला चप्पल का कंपनी है का? नहीं, बटा का मतलब होता है डिस्काउंट। जैसे बोलते हो ना कि सर मैंने मॉल वगैरह जाते बोले कि बताओ अभी दिवाली चल रहा है, या फिर जैसे कि अभी तो दुर्गा पूजा का सीजन आ रहा है, तो दुर्गा पूजा में बता क्या ऑफर मिलेगा, क्या डिस्काउंट मिलेगा, तो बस वही ऑफर और डिस्काउंट को ही बटा बोला जाता है। तो आपको जो घड़ी है वो 2500 रुपया का मूल्य है उसका, तो उसमें आपको 10% बटा यानी कि डिस्काउंट मिल रहा है, तो बताओ बटे की राशि क्या, यानी कि कितना छूट मिल रहा है। तो समझो मेरा बात, आपको 2500 में 10% का आपको छूट मिल रहा है, 2500 का 10% छूट मिल रहा है, तो 2500 का पहले 10% निकालो ना, तो जो 10% निकलेगा वही तो आपका बटा की राशि होगी ना, तो निकाल लो, सीधा सीधी बात है। 2500 का 10%, तो 2500 गुना में 10/100, क्योंकि हो गया आपके पास, इसको सॉल्व कर दो, 2 0 2 0 गया इधर, तो देख लो 25 गुना 10, तो कितना हो जाएगा 250, यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास 250, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, करेक्ट हो जाएगा, ये बटे की राशि होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यानी कि छूट मिलेगा आपको, यानी कि अगर आप लोग 2,500 का अगर घड़ी ले रहे हो, उसमें अगर 10% का छूट मिला, यानी कि आपको कितना छूट मिलेगा, आपका कितना पैसा बचेगा, 250 रुपये पैसा बचेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है 450 रुपये का बैट, यानी कि कोई बैट बॉल वाला जानते हो ना, बैट, हाँ ठीक है, क्रिकेट वाला बैट, तो वही बैट जो आपके पास है, जो 450 रुपये उसका मूल्य है, उसका अंकित मूल्य, उसका प्राइस है, ठीक है, MRP है, यूँ समझ लो, ठीक है। तो 360 रुपये में उपलब्ध है, तो बटे की राशि क्या होगी? तो यहाँ बटे की राशि का प्रतिशत नहीं पूछा, सीधा सीधी पूछ रहा है कि बटे की राशि कितना, यानी कितना रुपया का छूट मिला है तुमको। तो जाहिर सी बात है 450 रुपया इसको बेचने का था, लेकिन मिला कितना में आपको, 360 रुपये में, तो 450 में 360 को घटा दो, जो कि कितना आएगा, 90 आएगा, यानी कि 90 रुपया आपको छूट में मिल गया, 90 रुपया कम में आपको मिल गया, तो यही तो बटे की राशि होगी ना, डिस्काउंट होगा ना, जो कि बी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आप लोग समझते हो तो कतई ईजी है मैथ आपके लिए, ठीक है। देख लो, लिखा कि 170 रुपये अंकित मूल्य वाली चप्पल पर 30% बटा दी जाती है, तो बिक्री मूल्य क्या होगा? आप समझो मेरा बात, ये बिक्री मूल्य का मतलब क्या होगा? अरे वही राशि जिसमें आप लोग खरीद पाओगे, यानी कि मान लो कि कोई 170 रुपये का कोई वस्तु है, या फिर बोले कि चप्पल है, ठीक है, जो आपको अभी मान लो अभी आपका दुर्गा पूजा चल रहा है, तो दुर्गा पूजा में वो चप्पल आपको 30% का छूट में मिलेगा, तो बताओ आप लोग कितना रुपए में चप्पल खरीदोगे, कितना रुपए में आपको चप्पल मिल जाएगा? तो जितना रुपए में आपको चप्पल तो मिल जाएगा वही उसका बिक्री मूल्य हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोग को मैं आपके हिसाब से समझा दिया, आप समझो आप दुकानदार हो, यूँ समझो, आप दुकानदार के हिसाब से मैं समझा देता हूँ। आप मान लो दुकानदार हो, जिसने आपने क्या किया कि चप्पल को 170 रुपये में खरीद कर लाया हुआ है बेचने के लिए, लेकिन अभी आप लोग क्या कर रहे हो, चप्पल में 30 रुपये का क्या दे रहे हो, छूट दे रहे हो। तो जैसे 30 रुपये का छूट करोगे, जो कि कितना होगा, तो निकाल दो 170 का 30%, यानी कि 170 गुना में 30/100, तो 1 0 1 0 यहाँ गया, 1 0 1 0 यहाँ गया, यानी कि 17 गुना 3, 17 3 51 रुपये का आप लोग क्या करोगे, छूट दोगे, किसमें, 170 रुपया में। तो अब 170 रुपया में अगर आप लोगों ने 51 रुपया छूट दे दिया, तो बताओ 51 रुपये इसमें घटा दे 170 रुपया में, तो 51 रुपया अगर इसमें घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, यानी कि 119 रुपया में आपको चप्पल को बेचना पड़ेगा। तो जो आप लोग बेचोगे वही तो बिक्री मूल्य होगा ना, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 119 रुपया, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिया कि एक कॉपी का अंकित मूल्य 60 रुपये और बिक्री मूल्य आपका 51 रुपये है, तो प्रतिशत में बटा किया है। तो समझो मेरा बात, अंकित मूल्य माने उसका MRP, यानी कि वस्तु कितना में उपलब्ध है, जो कि है 60 रुपये में, परंतु बिक्री मूल्य यानी कि उसको कितना में बेचा,
60 रुपए का मूल्य था वस्तु का, लेकिन बेचा उसको 51 रुपए में, यानी कितना रुपए उस कमी करके बेचा उसने, 60 में 51 को घटा दो, जो कि कितना होगा, 9 रुपया कम में बेच दिया। अब 9 रुपया कम में बेचा, यानी कि यही तो उसको छूट मिला ना, यही तो डिस्काउंट हुआ ना। तो बस इसको क्या करना है आपको, प्रतिशत बटा निकलना, यानी कि इस 9 को आपको प्रतिशत में बदलना है। अब समझो, ये जो 9 रुपया का आपको छूट मिला, किसमें मिला, 60 रुपए में ना मिला है। 9 रुपये का जो छूट मिला किसमें मिला, 60 रुपये में ना मिला है। तो बस आपको क्या करना है, 60 रुपये को चेक करना है, जो चेक करना है कि जो 9 रुपया होगा वो 60 रुपये का कितना प्रतिशत है, बस वही हो जाएगा। ठीक है, तो बस क्या करो, 60 रुपये को चेक, 9 रुपये को चेक करो कि 60 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो मुझे 9 रुपये को चेक करना है कि ये टोटल 60 रुपये में कितना है प्रतिशत, तो 100 कर दो। किसको कैसे निकाला जाता है, सुनो, जितना आपको पता है, यानी कि जैसे हमको यहाँ पे 9 पता है कि 9 रुपया का हमको छूट देना है, तो ऊपर में रखना उसको, और टोटल किसमें 9 रुपया छूट मिल रहा है उसको आपको नीचे रखना, जो कि 60 है। 60 में ना 9 रुपया छूट मिल रहा है, और उसको गुना कर देना 100 से, तो आपका इसका प्रतिशत निकल जाएगा। यानी क्या करना है आपके पास, 9/60 गुना में 100। तो देख लो 1 0 1 0 गया, आप देख लो यहाँ से कट जाएगा, 2 3 6, ठीक है ना, और आपके पास हो जाएगा 2 5 10, 3 1 3, 3 3 9, यानी कि 5 3 15, यानी कि आपके पास 15% का आपको बटा मिला। ठीक है, आई होप की चीज़ें आप लोग समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझा देता हूँ, देख लो, एक कॉपी का अंकित मूल्य 60 रुपये है, लेकिन उसने बेचा कितना में, 51 रुपया में, यानी कि 9 रुपया कम में बेचा। अब ये जो 9 रुपया बेचा किसमें कम कर बेचा है, 60 रुपये में ना कम करके बेचा है। तो आपको चेक करना है कि 9 रुपये 60 रुपये का कितना प्रतिशत है, वही तो प्रतिशत बटा हो जाएगा आपका। ठीक है, जो कि 15% निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शर्ट का अंकित मूल्य 400 रुपये और बटा जो है आपके पास 10% है, तो बटे की राशि क्या होगी। देखो यहाँ पे बटे की राशि पूछा है, ऊपर वाला क्वेश्चन में बटा प्रतिशत पूछा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि जो कोई शर्ट है उसका अंकित मूल्य 400 रुपये है, उसको कितना छूट में बेटा, 10% का छूट में बेचा है। तो 400 में ना 10% छूट बेचा है, तो बस इसका 400 का 10% निकाल दो, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, बटे की राशि निकल जाएगी, छूट निकल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट निकल जाएगा। तो बस क्या करना है आपको, 400 गुना में 10/100, तो यहाँ से 1 0 10 में साथ गया, 1 0 यहाँ के साथ गया, यानी कि 40 बचा आपके पास। तो 40 रुपया छूट में जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन कैट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। बटा प्रतिशत वस्तु के खाली घर पर परिकलित किया जाता है। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि जो बटा प्रतिशत है वो वस्तु के अंकित मूल्य पर किया जाता है काम। ठीक है, क्योंकि भाई साहब चलो 30% डिस्काउंट दे रहा हूं मैं कोई वस्तु पर, आप लोग खरीदने आओ, मैंने एक दुकान खुलवाया, चलो मान लो कि मैंने कपड़ा का दुकान खरीदा और आप मेरे पास खरीदने के लिए हो, तो मैं बोलूंगा कि ये वाला जूता ले लो, मैं आपको 30% डिस्काउंट में दे दूंगा। तो जब मैंने बोला कि ये वाला जूता ले लो, मैंने 30% का डिस्काउंट में दे दूंगा, तो किसका मैं 30% दे रहा हूँ, वो जूता का जो मूल्य उसमें ना, यानी कि जूता का जो अंकित मूल्य होगा उसमें ना मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं। तो यानी कि जो डिस्काउंट होता है, जो बटा होता है वस्तु के अंकित मूल्य पर होता है। तो यहाँ खाली घर में क्या हो जाएगा, बटा प्रतिशत वस्तु के, अब बटा हो या बटा प्रतिशत तो बात बराबर है। ठीक है, तो बटा पूछे, बटा प्रतिशत जो होता है वो वस्तु के अंकित मूल्य पर परिकलित किया जाता है, जो कि सी नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाली घर में ये भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर बटा दिए जाने पर वस्तु के विक्रय मूल्य में क्या आती है, कमी ना आती है। जैसे मैंने बोला कि एक जूता था जिसको मैं 30% कमी करके दे दूंगा। ठीक है, तो मान लो कि जूता 100 रुपये में मैंने खरीद कर लाया था, मैं बोला कि 30% कम में मैं आपको दे दूंगा, यानी कि 70 रुपये में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो भाई साहब समझो यहाँ पे, तो जब छूट नहीं मैं देता तो मैं बेचता कितना में, 100 रुपये में ना, लेकिन आपको मैं छूट दे के बेच रहा हूँ, यानी कितना बेच रहा हूँ, 70 रुपये में। यानी जब छूट नहीं होता तब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता, छूट अब लग गया तो आपको पैसा कम देना पड़ रहा है। यानी कि मेरे लिए जो विक्रय मूल्य हो रहा है, यानी कि जो मैं आपको बेच रहा हूँ वो कम बेच रहा हूँ। कब, जब डिस्काउंट दे रहा हूँ तब, जब बटा दे रहा हूँ तब। यानी जब भी बटा लगती है विक्रय मूल्य में कमी आती है, याद रखिएगा मेरी बात। तो बी नंबर का ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। विक्रय मूल्य में क्या आती है, कमी आती है, तो खाली घर में विक्रय मूल्य में कमी आती है, भर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि एक टीवी का अंकित मूल्य 4000 रुपये है, तो यदि बटा 30% है तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि आपका जो टीवी है जो कि 4000 रुपये का है, ठीक है, इसका आपको 30% बटा निकालना, यानी कि 4000 का 30% निकालना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको छूट मिल रहा है। ठीक है, अब कितना छूट आपको मिल रहा है ये पता चलेगा। अब छूट को क्या करना पड़ेगा, फाइनली आपको फिर 4000 से घटा देना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आप लोग कितना में बेचोगे। सो जैसे समझो मेरा बात, पहले इसका क्या करो, 4000 का 30% निकालो। तो देख लो यहाँ से 2 जीरो, इधर से मैं 2 जीरो उड़ा देता हूँ, तो बचा इधर 40 और इधर 30 बचा, 4 3 12, यानी कि 1200 रुपया का आपको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा इस 4000 में, जब आपको 4000 का 30% में मिल रहा है तब। ठीक है, तो
ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1200 आपको कहीं भी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि बटा की राशि क्या है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या बटा की राशि नहीं, आपको पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि जो दुकानदार है वो टीवी को 4000 में ना बेचकर उसको 30% का छूट में जब बेचता है तो कितना में बेचा, वही पूछ रहा है। तो कितना में बेचा, आपका 4000 का टीवी था जिसका 30% डिस्काउंट दे, यानी कि उसमें आप लोगों ने 1200 रुपया घटा दिया, क्योंकि 30% कितना निकला था 4000 का, 1200 रुपया, ठीक है, तो घटा दो तो आपका कितना आ जाएगा, 2800 आ जाएगा, यानी कि टीवी को कितना में बेच दिया दुकानदार, 2800 में। तो यही तो विक्रय मूल्य है, यही तो निकालने को बोला था ना। तो आपके पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहाँ चला गया रे, यहाँ आ गया, ये रहा। तो आपके पास डी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा 2800। उसी प्रकार से और एक प्रश्न आ गया, देख लो क्या लिखा है, कि मोबाइल का अंकित मूल्य आपके पास 12,000 रुपया, कोई मोबाइल है जो 12,000 रुपये का है, और यदि 9,000 रुपये में बेचा जाता है तो बटे की दर क्या है, बटे की दर पूछा है, दर माने प्रतिशत होता है, बटा प्रतिशत पूछा है यहाँ। तो सबसे पहली बात तो मेरा बात समझो, 12,000 का मोबाइल था, बेचा कितना में, 9,000 में, यानी कितना छूट में बेचा, 12,000 में 9,000 को घटा दो तो सबको पता है कि वो 3,000 कम में बेचा, यानी कि 3,000 का उसको छूट मिला। तो ये तो 3,000 रुपया ना हुआ, हमको रुपया में नहीं निकालना है, हमको बटा प्रतिशत में निकालना है। तो समझो मेरा बात, 3,000 रुपया जो छूट दिया किस में दिया, उसका अंकित मूल्य में ना, मोबाइल का अंकित मूल्य में ना, यानी कि 12,000 में ना। तो बस क्या करो, 12,000 चेक करो कि जो आपके पास जो ये 3,000 का छूट मिला मोबाइल में, ये जो टोटल जो 12,000 है इसका कितना प्रतिशत है। तो आप लोग कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया था, जितना आपके पास है जो कि 3,000 है उसको टोटल में, मतलब उसका जो टोटल है जो कि कितना है 12,000 है, क्योंकि जो 12,000 में ही ना 3,000 छूट मिला है, ठीक है। तो जिस टोटल को आपको रखना है नीचे में और जितना छूट मिला है उसको ऊपर में रखना है, गुना में 100 कर देना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से 2 को 0 और इधर से 2 को 0 खल्लास, तो यहाँ बच गया 120 और ऊपर में 3,000 बच गया। तो और एक 0 ऊपर वाला और नीचे वाला मैं काट देता हूँ। अब 1200 में 300 को काट देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और हो जाएगा 12 25 60, यानी 25% का उसको छूट मिला, ठीक है। तो आपके पास ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की गणना हेतु सूत्र निम्न में से कौन से हैं। तो सबको पता है साधारण ब्याज का सूत्र PRT/100 होता है, PRT/100 सबको पता है। P क्या होता है आपके पास, मूलधन होता है, आर दर होता है, टी आपका समय होता है, बटे में 100 होता है, यानी कि मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100, जो कि सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होगा। चलिए लास्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव का, कि यदि किसी संख्या का 7/3% संख्या 42 है, यानी मान लो कोई संख्या x है आपके पास, उसका यानी कि इसका अगर आप लोग 7/3% निकालते हो ना, तो वो किसके बराबर है, 42 के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, तो संख्या ज्ञात करना है, यानी कि x के वैल्यू निकालना है। फिर से समझो, कोई संख्या x है, उसका आपका 7/3% आपको 42 दिया हुआ है, तो आपको संख्या निकालना है। तो सीधा सीधी बात है, 7/3% किसी संख्या का, यानी कि x का 7/3%, यानी कि x गुना में 7/3%, यानी कि 7/3 को फिर भागा दे दो 100 से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये किसके बराबर होगा, 42 के बराबर होगा। अब देखो 100 को अगर ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या ये 100/1 है, तो ऊपर इसको लेके जाओगे भागा के ऊपर तो गुना में हो जाएगा और ये 1/100 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास x गुना में 7/3 गुना में 100 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 100 गुना 3 300 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 300 लिख देता हूँ, ये बराबर होगा 42 का। अब क्या करो, हमको x सही है ना, तो इधर 7/3 देख सकते हो, x के साथ भागा में, तो उधर मैं क्या करता हूँ, गुना इधर सॉरी भागा, इधर गुना में, तो उधर जाके मैं भागा में भेज देता हूँ। तो कुल मिलाकर जो इधर आपके पास x हो गया, इधर क्या हो जाएगा आपके पास 42 का भागा में आपके पास कितना आ जाएगा, इधर आपके पास कितना था 7/300 था ना, तो इधर आपके गुना में जाके भागा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 7/300 भागा में आ गया आपके पास। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 42 गुना में 300 भागा 7 हो जाएगा, यानी कि 42 गुना में 300 भागा 7 हो जाएगा, ये x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 7 6 को 42 होता है, अब 6 को 3 से गुना करो 6 18, यानी कि 1800 ये जो होगा यही आपका x का वैल्यू होगा, यानी कि संख्या कितना था आपका 1800 था, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। और 1800 का ही जो आपके पास 7/3% होता है वो 42 होता है, भरोसा नहीं तो 1800 का 7/3%, यानी कि 1800 का आप लोग 7/3%, यानी कि 1800 गुना में 7/3%, यानी कि 7/300 करके देख लो, आपका 42 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, चलिए हम लोग आएंगे अब, ठीक है। देखो यहाँ से हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है। सबसे पहला प्रश्न यह कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, इसे 10% बटे पर बेचा गया है, लाभ की राशि ज्ञात कीजिए यदि क्रय मूल्य आपका 900 रुपये है। मेरा बात समझिए, आपको प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य दे दिया गया है ना, देखो वही चीज लिखा हुआ है कि प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 1200 रुपया है और क्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया जो मूल्य है, ठीक है, यानी कि जो दुकानदार था
ठीक है, वो जो प्रेशर कुकर को खरीद कर लाया था, दुकानदार खरीद कर लाया था, बेचने से पहले का बात है कि दुकानदार के भाई साहब, दुकानदार को भी सामान खरीद कर ही ना लाना पड़ता है। तो दुकानदार बेचने से पहले प्रेशर कुकर को 900 रुपये में खरीद कर लाया था, और जो MRP था मैंने उस प्रेशर कुकर का कितना था, 1200 रुपये था। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि दुकानदार जो होता है वो हमेशा MRP से कम पैसा में खरीद कर लाता है और आपको MRP के रेट में बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ समझो मेरा बात, दुकानदार प्रेशर कुकर को 900 रुपये में खरीद कर लाया था और उस प्रेशर कुकर का जो MRP था यानी कि अंकित मूल्य जो था उसका 1200 रुपये था। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गया। और उसे क्या किया है कि 10% बटा पर बेचा है, यानी कि ये जो 10% है वो किस पर लागू होगा, इस 1200 रुपये पर होगा, वस्तु के अंकित मूल्य पर होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि छूट जो होता है वस्तु के अंकित मूल्य पर लागू होता है, ना कि 900 पर। तो 900 का 10% मत निकालना, यहाँ पे 1200 का 10% निकालना। ठीक है, तो समझो मेरा बात। तो लाभ की राशि याद कीजिए, यानी कि जो दुकानदार है वो जो प्रेशर कुकर का जो अंकित मूल्य 1200 रुपया उसका 10% बटा कर निकालता है। ठीक है ना, 10% बटा कर यानी कि 1200 का 10% यानी कि 10/100 जो कि इधर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 120 रुपया। तो 120 रुपया कम कर यानी कि 1200 रुपया में 120 रुपया कम कर बेचता है, यानी कितना रुपए में बेचता है, 1080 रुपया में क्या करता है, बेचता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, और वो खरीद कर कितना में लाता है प्रेशर कुकर को, 900 रुपये में, तो लाभ ही ना होगा जी। तो कितना लाभ हुआ है वही आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे वही चीज, ये कैसे कैलकुलेट किया। तो प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 1200 रुपया, क्रय मूल्य आपका 900 रुपया, बटा प्रतिशत कितना है, 10, क्योंकि 10% छूट पर बेचा है। तो 10% छूट जो होगा वो कैसे निकालोगे, जाहिर सी बात है 1200 का 10% निकालो, क्योंकि 10% किस पर लागू होगा, अंकित मूल्य पर, 1200 पर। तो 1200 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, देख सकते हो 120 आया आपके पास, जो कि मैंने पहले बता दिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि कितना में बेचा वो। तो भाई साहब आपको पता है कि अंकित मूल्य कितना था, 1200 था। 1200 में आप लोगों ने क्या किया, मैंने दुकानदार ने 120 को घटा दिया, तो आपका 1080 रुपया में बेचा। ठीक है, प्रेशर कुकर को कितना बेचा, 1080 रुपया में, जबकि उसने खरीद कर कितना लाया था अपने पास, 900 रुपया में। तो कितना का लाभ हुआ, तो लाभ निकालेंगे जो विक्रय मूल्य था, यानी कि जितना में बेचा वो कितना बेचा, 1080 रुपया में घटा दो 900 रुपया को। ठीक है ना, जिससे मैंने विक्रय मूल्य में करे मूल्य को घटा दो। तो यहाँ पे मैंने आपके पास 1080 में अगर आप लोग 900 रुपया घटा दोगे तो 180 रुपया हो जाएगा। तो 180 रुपया का लाभ में वो बेचा। ठीक है, तो देखो कितना इजीली क्वेश्चन बन गया। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देख लो यहाँ पे 40 रुपये मिलने वाले प्याज के मूल्य में 80% वृद्धि हो गई, तो नया मूल्य पुराने मूल्य से कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो नया मूल्य है उसको तो पता करें, पुराना मूल्य तो 40 रुपया है, नया मूल्य कितना वो तो पता चले। तो नया मूल्य कैसे पता चलेगा, तो भाई साहब देख लो, ये जो 40 रुपया है इसका 80% में वृद्धि हुआ, यानी 40 का पहले 80% निकालो। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, देख लो, प्याज का मूल्य 40 रुपया, तो मूल्य में कितना वृद्धि हुआ, 80%। तो वृद्धि कितना हुआ भाई साहब, तो 40 का 80%, यानी कि 40 का जब 80% आप लोग निकालोगे तो देखोगे यहाँ पे 1 0 गया, यहाँ से 1 0 गया, यानी कि 800 का 32, यानी कि 32 रुपया का वृद्धि हुआ, जो कि 40 का 80% 32 रुपया होता है। तो भाई साहब नया मूल्य कितना हो गया बताओ, तो नया मूल्य पहले 40 रुपया का मिल रहा था, अभी 40 रुपये में और 80 रुपये इंक्लूड हो गया, यानी कि और 32 रुपये इंक्लूड हो गया, यानी कि अब जो प्याज का मूल्य हो गया वो 72 रुपया हो गया। तो नया मूल्य कितना है, 72 रुपया। अब आप ही बताओ, नया मूल्य आपका कितना है, 72 रुपया, और पुराना मूल्य था 40 रुपया, तो कितना ज़्यादा में बेचा रहा है, ये अभी 32 रुपया ज़्यादा में बेचा रहा है। तो यही चीज़ हो जाएगा आपके पास कि नया मूल्य पुराने मूल्य से 32 रुपया अधिक है। तो आई होप कि निकालना सीख गया आप लोग। चलिए 3 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। ले है कि एक विद्यालय में क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 6:4 है। यदि कुल छात्राएं 600 हैं, यानी कि कोई विद्यालय जिसमें टोटल विद्यार्थी स्टूडेंट कितने 600 हैं, जिसमें से क्रिकेट पसंद कितना करता है 6 और फुटबॉल कितना करता है 4, अगर मैं मोटा मोटी में बात करूँ तो, चूंकि यहाँ अनुपात में दिया हुआ है 6:4। ठीक है, तो क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सुनो, इस प्रकार का अनुपात दिया हुआ है, आप लोग नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन आप लोग इसको अगर प्रतिशत में बदल दोगे तो आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था, याद करो कि 6 और 4 को जोड़ोगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा मतलब ये 6 का मतलब हो गया 60% और 4 का मतलब हो गया 40%, यानी कि क्रिकेट कितना बच्चा पसंद करता है, 60% बच्चा। तो अब आप लोग 600 विद्यार्थी जो कि टोटल है, टोटल का ही ना 60% होगा जी, तो टोटल का 60% निकाल दो, यानी 600 का 60% निकाल दोगे तो आपका क्रिकेट पसंद करने वाला बच्चा निकल जाएगा। उसी प्रकार से 40%, 600 का 40% निकालोगे तो फुटबॉल पसंद करने वाला बच्चा निकल जाएगा। तो वही चीज़ क्या है वहाँ पे, क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात 6:4 है। इसीलिए तो अगर मैं टोटल भाग की मैं बात करूं,
अगर मैं टोटल बात की बात करूं तो 6 और 4 को जोड़ दो जो कि 10 भाग है। तो क्रिकेट पसंद करने वाला प्रतिशत यानी क्रिकेट पसंद करने वाले बच्चों का प्रतिशत कितना होगा 6/10 गुना में 100, क्योंकि मैंने बोला था याद रखो कि जिसका यूज मैंने बोला था कि कुल को नीचे रखना। तो देख लो कुल कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10 को यहाँ पे नीचे रखा हुआ है और ऊपर में 6 को रखा गया है, ठीक है ना। तो 6/10 गुना में 100/60%। और यहाँ पे देख सकते हो फुटबॉल पसंद करने वाला प्रतिशत जो कि 4/10 गुना में 100 यानी कि 40%। अरे वही वाला है जो मैंने बोला था ना कि 6 और 4 जैसे कि इस प्रकार से अनुपात हो जिसमें को जोड़ने पर अगर 10 आए तो इधर जो वाला 6 लिखा हो तो ये 60% हो जाएगा, इधर 4 लिखा तो 40% हो जाएगा। तो ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था। लेकिन अगर आपको कन्वर्ट करना सीखना है लॉन्ग मेथड में कि भाई साहब कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो आप लोग को इस प्रकार से कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि देख लो आपके पास कितना दिया हुआ है 6 और 4 अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले 6 को कन्वर्ट अगर आपको करना है तो 6 को ऊपर में रखेगा और टोटल यानी कि दोनों अनुपात को जोड़ के नीचे में लिख दीजिएगा। दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है, इसको बस 100 से गुना कर दीजिएगा तो आपका ऊपर वाला जो 6 इसका प्रतिशत निकल जाएगा। काट दो देखोगे 6 10 100 यानी कि 60% निकल कर आ जाएगा। यानी कि क्रिकेट कितना बच्चा पसंद करेगा 60% बच्चा। फुटबॉल वाला देखो आपको कितना निकालना है 4 वाला निकालना है, तो 4 को ऊपर रखो नीचे में टोटल यानी कि 10 रखो उसको गुना 100 कर दो जो कि कितना आएगा 40 आएगा। तो यानी क्रिकेट कितना बच्चा पसंद करेगा 40%। तो अब आई होप कि आप लोगों ने पूरी अच्छे तरह से निकालना भी सीख लिया कि भाई साहब कैसे कि जैसे 6/4 है तो इन दोनों को जोड़ कैसे जोड़ने पर जो 10 आएगा तो कैसे आपने बोल दिया कि सर ये 60% होगा और ये 40% होगा। आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि कुल छात्रों की संख्या कितना है 600 है, ठीक है। तो बताओ क्रिकेट कितने बच्चे पसंद करेंगे 600 का 60%। तो 600 गुना में 60/100 कर दो, देख लो 10 से 2 को 0, 600 में 200 0 चल जाएगा तो 6 चौक 36 यानी कि 360 बच्चे हो जाएंगे जो कि क्रिकेट पसंद करेंगे। और फुटबॉल कितने बच्चे पसंद करेंगे 600 का 40% यानी कि 600 गुना में 40/100। देख लो यहाँ पे 2 को 0, 600 का 200 0 चला गया यानी कि 6 चौक 24 यानी कि 240 बच्चे जो कि फुटबॉल पसंद करेंगे। तो अतः आप लोग बोल सकते हो कि फुटबॉल और क्रिकेट पसंद करने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः क्रिकेट वाला 360 है और फुटबॉल वाला 240 है, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न पर आते हैं। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दुकानदार जींस के मूल्य में 15% की वृद्धि करना चाहता है तो 1000 रुपये और 80 रुपये में मिलने वाले जींस का नया मूल्य क्या होगा। यानी कि उसके पास मान लो दुकानदार के पास 2 वेराइटी का जींस है, 1000 रुपये का है और एक 800 रुपये का है। दोनों में आप इनको क्या करना है 15% का छूट देना है। तो बताओ जो नया मूल्य होगा वो कितना होगा। यानी कि 1000 रुपये वाला जींस इसमें 15% छूट देने पर कितना बचेगा पैसा, या फिर बोलो कि कितना में उसको बेचना पड़ेगा। और 800 का 15% निकालने के बाद छूट देने के बाद कितना रुपया होगा जिसमें वो जींस को बेचेगा ये निकालना है, ठीक है। तो जी जाहिर सी बात है 1000 का 15% निकाल दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देख लो कि देख लो वृद्धि का प्रतिशत दिया हुआ है कितना 15%, जींस का मूल्य कितना दिया हुआ है पहले 1000 वाला निकालते हैं। चलो 1000 होगी आपके पास, ठीक है। तो जींस का मूल्य क्या होगा मैंने मूल्य में कितना वृद्धि हुआ बताओ। तो 1000 का 15% यानी कि 1000 गुना में 15/100 यानी कि 150 रुपया आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। अच्छा मूल्य में वृद्धि था ना, ठीक है। तो वृद्धि अगर मैंने गलती से बटा बोल दिया होगा तो बस उसको वृद्धि में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बटा होता तो बस वृद्धि में मैंने मूल्य में कमी आ जाती और अगर वृद्धि होगा तो बस मूल्य बढ़ जाएगा। 15% इसमें भी बढ़ जाएगा और इसका भी 15% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 150 रुपया इसको क्या करना है वृद्धि करना है जींस में 1000 वाला में। तो जींस का जो नया मूल्य होगा 1000 वाला में 1000 में 150 रुपया जोड़ दो तो हो जाएगा 1150 रुपया क्या हो जाएगा जींस का नया मूल्य हो जाएगा 1000 वाला जींस का। जब आप लोग 1000 वाले जींस का 15% वृद्धि करते हो तो उसी प्रकार से दूसरा जो मूल्य हो जाएगा मैंने दूसरा जो जींस आपके पास 800 रुपये वाला इसका 15% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 800 गुना में 15/100 देख लो 10 2 दिया, ठीक है। तो 15 अठे कितना होता है 120। तो आपके पास देख सकते हो कि 120 रुपये का 800 रुपये वाले जींस में वृद्धि होगा। तो टोटल कितना वृद्धि होगा 800 + 120 यानी कि 920 रुपये में आपको बेचना पड़ेगा। यानी कि टोटल अगर मैं कुल मिलाकर बात करूँ तो 1000 वाला जो जींस होगा उसमें अगर 15% की वृद्धि करोगे आप लोग तो 1150 रुपये में बेचेगी और अगर 800 वाले जींस में अगर आप लोग वृद्धि करोगे तो टोटल 920 रुपये में बेचेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो मैं अगेन बोल रहा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पुराने बच्चे अगर सब्सक्राइब नहीं किए यार तब क्या ही मैं बोलूँ बताओ, कर लो यार, हमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा आपको हो सकता है कि यहाँ पे सीटी का आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे गाँव में हैं जो कि खेल रहे हैं, ठीक है। खैर चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। और उससे पहले भाई साहब कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका कमेंट का जवाब देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आपका दिन शुभ हो।